तो आइए अब हम उस सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो हमारे पास आ रहा है, हाउ टू मेक दीज कंपाउंड्स कायरल या फिर ऑप्टिकली एक्टिव। इस कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स को कायरल और ऑप्टिकली एक्टिव बनाने के लिए क्या तरीका होता है? तो अगर हम तरीके को डिस्कस करें तो हमारे पास सबसे पहला तरीका होता है बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर। मतलब ये आपके पास एक मॉलिक्यूल था इस तरीके से, ठीक है, Me, यहां पर Et और यहां पर H। अगर मैं इस मॉलिक्यूल को -50 डिग्री सेल्सियस पे ले लूं तो -50 डिग्री सेल्सियस पे पता है ये मॉलिक्यूल क्या होगा? ये मॉलिक्यूल फ्रीज हो जाएगा। और अगर ये फ्रीज हो जाएगा तो ये डज नॉट कन्वर्ट इनटू इट्स इन्वर्टेड पार्ट। हमें पता है हर अमीन अपने इन्वर्टेड पार्ट में कन्वर्ट होता है, लेकिन अगर आप इसको -50 डिग्री सेल्सियस पर ले ले रहे हो, बहुत कम टेम्परेचर पर ले ले रहे हो, तो ये मॉलिक्यूल फ्रीज हो जाएगा। और अगर ये मॉलिक्यूल फ्रीज हो जाएगा तो अपने उस पार्ट में कन्वर्ट ही नहीं होगा, तो हम बोलेंगे ये मॉलिक्यूल कैसा बन जाएगा? कायरल बन जाएगा। तो कायरल बनने का जो मेन कारण है वो मेन कारण ये है कि यहाँ पर ये मॉलिक्यूल एनर्जी बैरियर को अचीव ही नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहला तरीका तो ये होता है कि आप बहुत कम टेम्परेचर कर दो, मॉलिक्यूल को फ्रीज कर दो, तो यही मॉलिक्यूल सिर्फ आपको नजर आएगा और ये फिर क्या बन जाएगा? कायरल बन जाएगा। अब अगर मैं दूसरा तरीका लेता हूं तो दूसरा तरीका होता है आपके पास बाय मेकिंग अमीन साइक्लिक। आप क्या कर दो? अमीन को साइक्लिक बना दो, मतलब एक लॉक्ड सिस्टम बना दो। अगर आप एक लॉक्ड सिस्टम क्रिएट कर दोगे तो वहां पर आपके पास एनर्जी बैरियर का गैप बहुत बढ़ जाएगा, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी बहुत बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वह दूसरे में इंटर कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। जैसे अपन एग्जांपल की बात करते हैं, तो ये एग्जांपल है। अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाता हूं तो ऐसे ही मिरर इमेज बनेगी, और जो कि कैसी होगी? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होगी। और यदि ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, इसका मतलब मैं आसानी से कह सकता हूं ये आपस में क्या है? एनेंशियोमर है, और ये मॉलिक्यूल भी क्या है? आपके पास कायरल है। सिंपल सी बात ये है कि अगर आप अमीन को साइक्लिक बना दोगे, ये जो एग्जांपल है ये एजिडिन टाइप के मॉलिक्यूल हैं, एजिडिन टाइप, ठीक है। ये एजिडिन क्या होता है उसकी भी बात कर लेते हैं। एजिडिन आपके पास कुछ ऐसा होता है, ठीक है, और ये एजिडिन टाइप के मॉलिक्यूल हैं। अब इस मॉलिक्यूल में क्या होगा? ये मॉलिक्यूल इन्वर्ट करना चाहेगा बिल्कुल, लेकिन जब ये इन्वर्ट करेगा तो यहाँ पर जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी बहुत ही स्ट्रेन्ड ट्रांजिशन स्टेट होती है। हम यहाँ पर लिख देते हैं इस तरह के मॉलिक्यूल्स में क्या होगा? स्ट्रेन्ड ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा, स्टेट का फॉर्मेशन होगा जो कि स्टेबल नहीं है। ये बात याद रखनी है इस तरह के मॉलिक्यूल में। तो अगर आपको दूसरा तरीका जिससे आपको मॉलिक्यूल को कायरल बनाना है वो है कि आप अमीन को साइक्लिक बना दो। हाँ, यदि आप और साइक्लिक बनाओगे, अगर वो स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल है तो फिर से वह ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। स्ट्रक्चर को फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं देनी है साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास तीसरा है वह तीसरा तरीका होता है बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ लिगेंड्स हैविंग लोन पेयर। मतलब उस लिगेंड को लगा दो जो कि हेटेरो एटम हो और जिसपे लोन पेयर हो। तो एग्जांपल की बात करते हैं
यहाँ पर OMe, यहाँ पर OCH2PH, CMe, MECH2, C डबल बॉन्ड O, OCH3। अगर आप ये लगा दोगे तो यहाँ पर हेटेरो एटम क्या है, डायरेक्टली अटैच्ड विद किससे है, सेंट्रल एटम से है। तो यहाँ पर जो इसके इंटर कन्वर्ट होने के चांसेस हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, वेरी लेस हो जाएंगे। तो सिंपल सा आप इसको हेटेरो एटम भी लिख सकते हो कि यदि आप हेटेरो एटम का सब्स्टिट्यूशन कर देते हो डायरेक्टली सेंट्रल एटम के साथ तो उस वाले केस में भी ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, ये कंपाउंड आपके पास कायरल बन जाएगा, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव बन जाएगा। एक जो लास्ट तरीका होता है वो बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है, बाय कंज्यूमिंग लोन पेयर, बाय कंज्यूमिंग लोन पेयर। अब देखना ध्यान से कि हमारे पास ये तो स्ट्रक्चर था NMe ET और H। अब अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, CH3I ले लूँ तो आपको पता है ये सिंपल एक SN2 रिएक्शन होगी, यहाँ पर अटैक होगा, ये बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, SN2 रिएक्शन हो जाएगी। SN2 रिएक्शन की वजह से ये मॉलिक्यूल कैसा बन जाएगा, ये मॉलिक्यूल आपको कुछ ऐसा दिखेगा। और ये सॉल्ट बन जाएगा। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब यहाँ पर आपके पास क्या है, कोई भी प्लेनिटी नहीं आने वाली, ठीक है। अगर इस वाले केस में प्लेनिटी नहीं आएगी, अमोनियम सॉल्ट बन चुका है, इसको मैं लिख देता हूँ, ये आपके पास क्या बन चुका है, अमोनियम सॉल्ट। और ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा आपके पास, कायरल हो जाएगा। तो अमोनियम सॉल्ट आपके पास कैसे होते हैं, कायरल होते हैं। और इस अमोनियम सॉल्ट की जो स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है काउंटर अनायन, स्टेबिलिटी डिपेंड ऑन काउंटर आयन। जितना लेस न्यूक्लियोफिलिक काउंटर आयन होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। स्टेबिलिटी ज्यादा कब होगी, जब आपके पास लेस न्यूक्लियोफिलिक काउंटर आयन होगा। ऐसा क्यों, अगर ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक काउंटर आयन होगा तो ज्यादा दोबारा से अटैक करके लीविंग ग्रुप बाहर कर देगा, दोबारा वही बन जाएगा। तो इसीलिए बोला जाता है ये थोड़े समय बाद ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जाते हैं। ऐसा क्यों, ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जाते हैं, ऐसा क्यों? तो हम रीजन देंगे क्योंकि ये फिर से दोबारा उसी में कन्वर्ट हो जाते हैं, इस कंपाउंड में काउंटर आयन दोबारा से अटैक कर देगा और फिर से बनने के बाद यहाँ पर दोबारा से ट्रांजिट स्टेट में क्या जाती है, प्लेनोसिमेट्री आ जाती है। इसीलिए इन मॉलिक्यूल को थोड़े समय के लिए ही माना जाता है ये ऑप्टिकली एक्टिव है। तो इनका हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, बहुत कम होता है, ये इसका रीजन हो सकता है। तो हम लिख देंगे इनका जो हाफ लाइफ टाइम है, हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, बहुत कम होता है। तो ये 4 रीजंस हैं आपके पास जिसकी वजह से आप किसी भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को कायरल बना सकते हो, और ये एग्जांपल्स आपको समझ में आ चुके होंगे। अब हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में सीखते हैं कैसे फास्फोरस, सल्फर और आर्सेनिक कंपाउंड्स भी कायरलिटी शो करते हैं, और लास्ट में फिर उस कंपाउंड की बात करेंगे जहां पर एक से ज्यादा कायरल सेंटर होता है, ब्रिजेट कंपाउंड्स। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं कुछ और कंपाउंड्स की। हम लोग नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स देख रहे थे, हमें बेसिक फंडा समझ में आ चुका है कि कब कोई कंपाउंड कायरल होगा, नाइट्रोजन जहां पर कायरल सेंटर होगा, और कब कोई अकायरल होगा। ठीक है, अब हमारे पास ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। बस एग्जांपल्स जानबूझ के लिखने का कारण ये है ताकि आपको ये अब अच्छे से क्लैरिटी आ सके कब आपके पास कायरलिटी आएगी और कब आपके पास कायरलिटी नहीं आएगी। अगर मैं सबसे पहले एग्जांपल की बात करता हूं तो ये कंपाउंड कैसा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब अकायरल हुआ। और अकायरल का कारण क्या है, आप सोचोगे सर यहाँ पर नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन पे क्या है, यहाँ पे लोन पेयर है और ये 3 बल्कि ग्रुप लगे हैं, तो इसका मतलब सर यहाँ पर इन्वर्जन नहीं होना चाहिए। अरे इससे ये थोड़ा होगा इन्वर्जन नहीं हो, इन्वर्जन तो होगा लेकिन किस तरीके से, पॉइंट को समझो।
यहाँ पर अगर ये साइक्लिक सिस्टम होता तो सिस्टम लॉक्ड होता ना, और वहाँ पर भी साइक्लिक में 3 मेंबर रिंग वाला जहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, उस वाले केस में हम सोच सकते थे कि वहाँ पर इन्वर्जन नहीं होगा। लेकिन इस वाले केस में इन्वर्जन होगा, इन्वर्जन की वजह से वहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, वहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी, तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल अकायरल होगा, जिसकी वजह से यह ऑप्टिकली इनएक्टिव आ जाएगा। अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात करता हूँ तो ये तो एकदम एज इट इज जो अभी हमने साइक्लिक सिस्टम समझा था, है ना, साइक्लिक सिस्टम जो अभी हमने बात की थी उसी का एग्जाम्पल है, और ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। इस वाले एग्जाम्पल की बात करते हैं, ये इंटरेस्टिंग है, ये साइक्लिक है फिर भी ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। रीजन क्योंकि इसमें आराम से प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगी, आपके पास प्रेजेंट हो जाएगी। जरा ध्यान से देखो क्या मॉलिक्यूल में आपको सिमेट्री नजर आ रही है, आ जाएगी नजर। यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ पर लोन पेयर है, नीचे की तरफ लोन पेयर, नीचे की तरफ लोन पेयर, यहाँ ऊपर की तरफ ग्रुप्स, और यहाँ पर तो ये है ही। तो इस तरीके से अगर आप खींचोगे तो यहीं से प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ये वाला कंपाउंड भी आपके पास ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा, ठीक है। ये कुछ स्टैंडर्ड 2 एग्जाम्पल हैं जो थोड़ा सा आप याद रखना, है ना, डिफरेंट बुक्स में है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा आपको ये डिफ़िकल्ट स्ट्रक्चर कॉपी भी लगोगे तो मज़ा भी आएगा कि हमें एटलीस्ट इस लेवल का पता भी है कि कौन क्या होता है, ठीक है। ये सब बातें थी। अब हम मेनली बात करते हैं जहाँ पर फॉस्फोरस कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड, आर्सेनिक कंपाउंड, उनके एग्जाम्पल्स को मैं समझाता हूँ। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक है। शुरू करते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं फॉस्फोरस कंपाउंड से रिलेटेड। देखो हम लोगों ने नाइट्रोजन कंपाउंड्स को कंप्लीट कर चुका है, अब हम फॉस्फोरस कंपाउंड्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपके सामने मैंने उस तरफ एग्जांपल्स पहले से ही लिख दिए हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझाना है, उस बात को समझते हैं। देखो अगर हम फॉस्फोरस कंपाउंड का एग्जांपल लेते हैं तो फॉस्फोरस कंपाउंड हमारे पास कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पर H। और यदि हम यहाँ पर इन्वर्जन की बात सोचें, वही एम्बिएंट टेम्परेचर यही है हमारे पास, तो आप सोचोगे कि सर ऐसा हो जाना चाहिए, यहाँ पर ऐसे, ऐसे और ऐसे, लेकिन ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं होता है। इसका जो रीज़न है वो रीज़न है कि आपके पास यहाँ पर जो एक्टिवेशन एनर्जी है वह एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, हाई है। और एक्टिवेशन एनर्जी हाई होने का कारण है जो सेंट्रल एटम है, उस सेंट्रल एटम की जो साइज़ है वह साइज़ क्या है, बड़ी है। बस इतनी बात आपको समझनी है कि जो आपके पास सेंट्रल एटम है उसकी जो साइज़ है वो बड़ी है, और साइज़ बड़ी होने के कारण एक्टिवेशन एनर्जी हाई है। अब आप खुद सोचो, यदि मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ और यहाँ पर डायग्राम में ऐसे समझाता हूँ, तो यहाँ पर अगर A है और यहाँ पर क्या है आपके पास B है, तो यहाँ पर ये अगर एनर्जी है, ये अगर रिएक्शन प्रोग्रेस है, तो यहाँ पर अगर आप ज़रा ध्यान से देखोगे तो ये वाला गैप कितना है, ये वाला गैप बहुत ज़्यादा है। ये क्या है, हाई है, हाई एक्टिवेशन एनर्जी है, जिसकी वजह से ये आपस में इन्वर्जन नहीं दिखा पाता। इसलिए हमने बात भी की थी कि जो एनर्जी बैरियर है वो डिपेंड करता है किसके, सेंट्रल एटम के साइज पर, और इस तरीके का फंडा है। अब अगर मान लो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, और एग्जांपल हमारे पास ये वाला ले लेते हैं। तो अगर आप सोचोगे कि यहाँ पर अगर मैं इसका 25 डिग्री सेल्सियस पर इन्वर्जन की बात सोचूंगा, जिससे मॉलिक्यूल आपके पास कुछ इस तरीके का ऐसा आ जाएगा, और यहाँ पर C6H11 और यहाँ पर आपके पास Me, तो यहाँ पर भी ऐसा नहीं होता, ठीक है। रीज़न यही सेम रीज़न है। तो हम ये बात कह सकते हैं, इन केस ऑफ फॉस्फोरस कंपाउंड यहाँ पर हमारे पास अम्ब्रेला फ्लिपिंग कह लो, या फिर इन्वर्जन कह लो, या फिर वॉल्टन इन्वर्जन कह लो, या जो मर्जी है कह लो, यहाँ पर आपके पास ये देखने को नहीं मिलता, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी हाई होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जिसके पास 4 डिफरेंट ग्रुप है वो आसानी से एक कायरल मॉलिक्यूल बन जाता है। तो ये कायरल नहीं है, यहाँ तो तीनों H सेम है। हम एक बात कर रहे हैं, हम एक इन्वर्जन की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसी कंपाउंड की बात करूँगा, जब मैं यहाँ पर टेम्परेचर ले लूँगा 130 डिग्री सेल्सियस अराउंड, तो इस टेम्परेचर पर यहाँ पर इन्वर्जन क्या हो जाएगा, पॉसिबल है। तो आप खुद सोचो ना कि सिंपल सी बात है, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे तो वहाँ तो किसी टेम्परेचर पर तो वो इन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, एक एम्बिएंट टेम्परेचर पर नहीं है। लेकिन यहीं पर अगर मैं 130 डिग्री सेल्सियस लूँगा तो यहाँ पर ये इन्वर्ट करना स्टार्ट कर जाएगा। 130 पर मैं बोल सकता हूँ ये कंपाउंड क्या होगा, अकायरल होगा।
लेकिन ऐसा नहीं होता। हम हमेशा क्या करते हैं, एक नॉर्मल कंडीशन सेट लेते हैं जहाँ पर आपको बताना होता है। तो बस आपको ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। ये आपके पास 3 कैटेगरी के कंपाउंड्स होते हैं। एक होता है फॉस्फोनियम सॉल्ट, कुछ ऐसा, एक होता है फॉस्फीन ऑक्साइड और एक होते हैं सिंपल फॉस्फीन टाइप के मॉलिक्यूल। तो ये पूरी कहानी थी आपके पास फॉस्फोरस से रिलेटेड। आइए हम जल्दी से खत्म कर देते हैं सल्फर और आर्सेनिक से रिलेटेड कुछ कंपाउंड्स के। तो अब हम इन कुछ कंपाउंड्स की बात कर लेते हैं जहाँ पर आपके पास कार्बन कंपाउंड्स हो चुके थे पहले ही, नाइट्रोजन कंपाउंड्स और फॉस्फोरस कंपाउंड्स को हमने स्टडी कर चुका है। अब आपके पास सल्फर, आर्सेनिक, जर्मेनियम और सिलिकॉन से रिलेटेड कुछ कंपाउंड्स हैं। एज इट इज़ वही कहानी है, बस आपको ये ध्यान रखना है सल्फर हो, आर्सेनिक हो, जर्मेनियम हो, सिलिकॉन हो, इनके केस में कभी भी आपको इन्वर्जन के बारे में नहीं सोचना है। और इन्वर्जन के बारे में क्यों नहीं सोचना है, क्योंकि यहाँ पर इनका जो साइज़ है वो साइज़ क्या है, बड़ा है, और बड़े साइज के कारण यहाँ पर आपके पास इन्वर्जन नहीं हो पाएगा। बोलिए, बात समझ में आ रही एकदम अच्छे से? तो इस चीज़ को आपको बस अच्छे से ध्यान रखना है। तो अब हम एग्जांपल की बात स्टार्ट करते हैं सल्फर से। देखो यहाँ पर सल्फर में आपके पास 2 लोन पेयर हैं, लेकिन अब अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर दें तो एक लोन पेयर यहाँ पर जाके आई को भगा देगा, एक सिंपली SN2 रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर सल्फर कुछ इस तरीके से बन जाएगा। देखो एग्जाम के टाइम पर जो स्ट्रक्चर देंगे वो ऐसा देंगे जानबूझ के, ताकि आपको लगे कि यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। लेकिन जो इसका अगर रियल स्ट्रक्चर होगा तो रियल स्ट्रक्चर यहाँ पर ऐसा होता है, और जिसको आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और यहाँ पर कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो ये मॉलिक्यूल कैसा होगा, कायरल। ऐसे ही यहाँ पर आप बात कर लो, एग्जाम के टाइम जानबूझ के ऐसा देगा तो आपको लगेगा प्लेनर है, लेकिन आपको हमेशा इस तरीके से सोचना है, इस बात को आप भूलना मत। ऐसे ही अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात करता हूँ, यहाँ पर ये भी क्या होगा, कायरल होगा। ठीक है, आर्सेनिक कंपाउंड्स के ये एग्जाम्पल हैं, बस आपको कॉपी पे नोट करना है और कुछ नहीं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। जर्मेनियम कंपाउंड्स वाला ये एग्जाम्पल है और सिलिकॉन कंपाउंड्स वाला ये एग्जाम्पल है। मतलब जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, जितनी भी डिफरेंट बुक्स में मुझे एग्जाम्पल मिल सकते थे, वो सारे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आपको एक जगह इकट्ठे कर दिए, ताकि अब आपको लगे कि हमारे अदर देन कार्बन कायरल सेंटर बहुत सारे जितने भी कंपाउंड्स थे उसके मैंने सब एग्जांपल दे दिया, ताकि कभी फ्यूचर में अगर एग्जांपल आए तो आपको ये ना लगे कि इसमें कायरलिटी है या नहीं है, तो आप उसके करीब करीब उसका कर दोगे। ठीक है, अब हम एक लास्ट टॉपिक और देखते हैं, फिर हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट। तो हमारे पास ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं और ये लास्ट हमारे पास टॉपिक है, लास्ट सेगमेंट है, जहाँ पर कंपाउंड्स जिनके पास एक से ज़्यादा कायरल सेंटर है, आपको उसमें बताना है कि वह कायरल है या अकायरल है। ये क्वेश्चंस हमने पहले कर रखे हुए हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। देखो अगर मैं इस कंपाउंड की बात करता हूँ तो यहाँ तो एक कायरल सेंटर यहाँ है, एक कायरल सेंटर यहाँ है, एक कायरल सेंटर यहाँ है, तो मोर देन 1 कायरल सेंटर है। क्या आपको इसमें किसी भी प्रकार का प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रहा है? क्या आपको इसमें किसी प्रकार का इन्वर्जन सेंटर दिखाई दे रहा है? क्या इसमें आपको किसी प्रकार का अल्टरनेटिंग एक्सिस सिमेट्री दिखाई दे रहा है? अगर कोई भी सिमेट्री एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब यह मॉलिक्यूल आपके पास क्या होगा, कायरल होगा। बस सिंपल, यही बातें हमने पहले सीख रखी हैं। ऐसे ही इस एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, एकदम बिल्कुल एज इट इज़ वही एग्जाम की तरह है। यहाँ पर मोर देन 1 कायरल सेंटर है और यहाँ पर भी ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, आपके पास कायरल हो जाएगा। इस एग्जाम्पल की बात करते हैं, देखो जरा ध्यान समझना, CH और CH2H अलग अलग ग्रुप हैं। क्या आप इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री, इन्वर्जन सेंटर, अल्टरनेटिंग सिमेट्री कुछ नहीं मिल रहा, तो हमारे पास ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा। इसकी बात करते हैं, देखो इंटरेस्टिंग है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, इसमें भी आपको कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलने वाला, तो ये मॉलिक्यूल भी आपके पास क्या बन जाएगा, कायरल बन जाएगा। इसकी बात करते हैं, देखो यहाँ CH3 यहाँ CH3, लेकिन यहाँ से आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा, तो ये कंपाउंड आपके पास क्या हो जाएगा, अकायरल हो जाएगा। और ऐसे खास तरह के कंपाउंड को हम लोग नाम भी देते हैं मीजो कंपाउंड। याद करो, मीजो कंपाउंड क्या होते हैं, जहाँ पर एक से ज़्यादा कायरल सेंटर होते हैं और प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। इस वाले कंपाउंड की बात करते हैं, यहाँ पर भी आपके पास इस तरीके से प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलने वाली है ना। तो ये वाला कंपाउंड भी क्या हो जाएगा आपके पास, अकायरल, और इसको भी हम मीजो कह सकते हैं। इस वाले केस में देखो COH साफ साफ नज़र आ रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी, तो ये वाला कंपाउंड भी हमारे पास क्या हो जाएगा, अकायरल हो जाएगा। तो ये कोई नया टॉपिक नहीं था, ये हमने पहले ही डिस्कस कर रखा है, पहले सारी बातें कर रखी हैं। जो नया था वो हमने आज पढ़ा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में, जहाँ पर आपके पास एक कायरल सेंटर होने के बावजूद भी वह कंपाउंड कैसा था, एक कायरल था। रीजन क्या था, ट्रांजिशन स्टेट बनता था जो कि प्लेनर होता था, वहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलती थी। मतलब उसी को हम वॉल्टन इन्वर्जन कहते हैं, पिरामिडल इन्वर्जन या फिर अम्ब्रेला फ्लिपिंग कहते हैं। यहाँ पर हमारा एडवांस हिस्टोकेमिस्ट्री का पार्ट 2 होता है कंप्लीट। अब हम बात करेंगे पार्ट 3 की, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रोकायरलिटी एंड टोपिसिटी।
ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि आखिरकार प्रोकार्योटी का मतलब क्या होता है, टोपिसिटी का क्या मतलब होता है, किस तरह के प्रोटॉन्स होते हैं, होमोट्रोपिक, एनिसोट्रोपिक, डायस्टोट्रोपिक, किस तरीके से क्या प्रोटॉन्स होंगे। ये स्पेशली नेट गेट का टॉपिक है, IITM का टॉपिक नहीं है। जो बच्चा IITM का इस टॉपिक को हटाना चाहता है वो हटा सकता है, नहीं भी पढ़ने से हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।